हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर पे जिसका नाम है कंप्यूटर मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर मैनेजमेंट, कंप्यूटर को कैसे मैनेज किया जाए, कंप्यूटर के पार्ट्स की वर्किंग को कैसे मैनेज किया जाए, मेमोरी को कहाँ पे स्टोर किया जाए, कंप्यूटर की फंक्शनिंग को कैसे और अच्छा किया जाए, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर मैनेजमेंट में आती हैं। शुरू करते हैं हम लोग। यू हैव टू रीड द कंप्यूटर इन अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आपको सभी को पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट कलेक्ट एंड स्टोर्स डेटा, जो कि डेटा को कलेक्ट करती है और उसे प्रोसेस करती है इन अ वेरियस फॉर्म एंड गिव अस द रिजल्ट इन प्रोसेसिंग। और प्रोसेस डेटा को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करने के बाद एक रिजल्ट बनाती है, एक आउटपुट दिखाती है। ऑल दीज वर्क्स आर डन बाय वेरियस पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये सारे काम अलग अलग कंप्यूटर के पार्ट्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। बट दीज पार्ट्स और डिवाइस कैन नॉट डू एनी वर्क बाई देमसेल्फ। लेकिन ये सारे पार्ट्स अपने आप काम नहीं करते, इनको काम कराने के लिए किसी यूज़र की या प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर नीड 3 कंपोनेंट फॉर डूइंग एनी वर्क सक्सेसफुली। कंप्यूटर को मिनिमम 3 कंपोनेंट्स चाहिए। वो 3 कंपोनेंट्स क्या हैं? नंबर 1, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू कैरी आउट अ वर्क। इंस्ट्रक्शंस और डेटा चाहिए इनपुट के तौर पर उसे। पर्सन्स हु कैन गिव इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा एंड टेक्स द आउटपुट। जो पर्सन इनपुट के लिए डेटा दे रहा है या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो आउटपुट ले सकता है उससे। डिवाइस और पार्ट्स टू एग्जीक्यूट these instructions and process the data। और वो पार्ट, डिवाइसेस, हार्डवेयर जो कि इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर परफॉर्म करके डेटा को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो डिवाइसेस, हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है यूज़र की इनपुट के तौर पर डेटा को पहुंचाने के लिए, और फिर उसके ऊपर जो प्रोसेस होता है और आउटपुट मिलता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा होता है। ऑल दीज कंपोनेंट कलेक्टिवली मेक अ सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। ये तीनों चीज़ें मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं। एक, इंस्ट्रक्शन देना इनपुट डिवाइसेस के तौर पर, फिर उनके ऊपर प्रोसेस करना और आउटपुट प्रोड्यूस करना डिवाइसेस की मदद से और सॉफ्टवेयर की मदद से। पहले में दोनों में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का काम होता है। और थर्ड पार्ट, वो जो हार्डवेयर परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज़र। मैनेजिंग दीज कंपोनेंट इज कॉल्ड कंप्यूटर मैनेजमेंट। इन सारी चीज़ों को मैनेज करना कंप्यूटर मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब तीनों पार्ट को, या ये कहें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, ये कहलाता है कंप्यूटर मैनेजमेंट। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट क्या क्या है दोबारा से? तो पहला पार्ट हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, फिर उसके अलावा 3 और पार्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं जो कहीं ना कहीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रहते हैं। आगे हम लोग उसके बारे में देखेंगे भी। फर्मवेयर, लाइववेयर और ह्यूमन वेयर। लाइववेयर को हम ह्यूमन वेयर भी कहते हैं। और फिर लास्ट में स्किन वेयर। ऑल दिस पार्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम्स। ये सारे मिलकर पार्ट निर्माण करते हैं एक कंप्यूटर का। यू विल स्टडी दीज कंपोनेंट इन डिटेल्स। अब आप लोग इनकी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक कंपोनेंट क्या क्या काम करता है। पहले हार्डवेयर, आपको डिवाइसेस दिखाई पड़ रहे हैं। हार्डवेयर की डेफिनेशन कहती है कि हार्डवेयर वो डिवाइसेस जो हमें दिखाई पड़ते हैं, हम उन्हें छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और वो जो इनपुट या आउटपुट या प्रोसेसिंग के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की हेल्प करते हैं उसका आउटपुट निकालने में। ऑल द मशीन, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। अब फिजिकल है, छू सकते हैं, तो ये मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं। वी कैन सी द हार्डवेयर बाई आवर आईज, हम लोग उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। एंड ऑल्सो टच द सेम बाई हैंड, हम उनको हाथों से छू सकते हैं।
ऑल इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ों को ऐसा हम कर सकते हैं उनमें, जैसे माउस आता है, कीबोर्ड आता है, स्कैनर आता है, प्रिंटर आता है और दूसरे डिवाइसेस आते हैं, दे आर हार्डवेयर डिवाइसेस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर जिसे भी हम कहते हैं, CPU, and output devices such as monitor, printer, etc. are all parts of hardware of the computer. ये सारे मिलकर कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट बनाते हैं। These are mainly external parts. ये ज़्यादातर एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, हमको छू सकते हैं इनको, और वो पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स। माइक्रोप्रोसेसर, DVD and hard disk are internal part. माइक्रोप्रोसेसर, हार्ड डिस्क, ये इंटरनल पार्ट है जिसमें रैम भी आती है और दूसरी चीज़ें भी आती हैं। DVD जब वर्क कर रही होती है तब ये इंटरनल पार्ट होती है, और जब ये बाहर निकाली जाती है तो एक्सटर्नल मेमोरी के तौर पर, तो इसको भी यहाँ पर इंटरनल, क्योंकि जब वर्क करते समय DVD आपके अंदर होती है, डिस्क ड्राइव में होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर वेल इज कॉल्ड द हार्डवेयर इंजीनियर। जो a person who understand the computer hardware, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर से जुड़ी जानकारी रखता है, वो पर्सन कहलाता है हार्डवेयर इंजीनियर। प्रॉब्लम क्या आई है हार्डवेयर में, किस हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको ठीक करता है या उसकी जानकारी बताता है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है कि नहीं, या इसको रिप्लेस किया जा सकता है, दूसरे से बदला जाएगा। ये सारी जानकारी कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर देता है। फिर आती है सॉफ्टवेयर की बारी। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने का काम करते हैं या कंट्रोलिंग का काम करते हैं। कंप्यूटर की हर चीज़ को इंस्ट्रक्शन के थ्रू वर्किंग में लेने के लिए सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है। Whatever instructions, command or program we give to the computer are called software. तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होते हैं जिनमें उनके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ये उनके ऊपर वर्क करते हैं, हार्डवेयर को उनके ऊपर वर्क कराने के लिए तैयार करते हैं। सॉफ्टवेयर मेक द हार्डवेयर एबल टू डू समथिंग बाय मेकिंग इट एक्टिव। जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को तैयार करते हैं और काम करने के लिए, मेकिंग एक्टिव। विदाउट सॉफ्टवेयर द हार्डवेयर इज नथिंग बट अ कंप्लीट ऑफ पार्ट विच कैन डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कुछ भी नहीं करता है। कंपाइल अ पार्ट विच कैन डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। ये कंपाइल कर सकता है पार्ट को, बिना सॉफ्टवेयर की मदद से हार्डवेयर वर्क नहीं करता, कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अ DVD प्लेयर इज लाइक हार्डवेयर एंड फिल्म और म्यूजिक स्टोर्ड ऑन द DVD इज लाइक सॉफ्टवेयर। तो अगर हम हार्डवेयर CD DVD की बात करें, DVD क्या है, अब हमारे हाथों में है या हमारी पॉकेट में है, हमारे बैग में है, तब तक वो सॉन्ग्स अपने आप प्ले नहीं कर सकता। उसके अंदर सॉन्ग्स हैं स्टोर किए हुए, मूवीज़ हैं स्टोर की हुई, लेकिन कब वो वर्क करेंगे, जब उसे हम CD प्लेयर के अंदर डालेंगे और सॉफ्टवेयर की मदद से उसे चलाएंगे, उसकी वर्किंग खुलेंगे, तो ये वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो सॉफ्टवेयर जब उसे वर्क कराने के लिए मदद करता है और हार्डवेयर जो उसके लिए डिज़ाइन किया गया है आउटपुट दिलाने के लिए, CD प्लेयर, DVD प्लेयर, तब ये काम करता है, वरना ये इनपुट डिवाइस के तौर पर यूज़ किया जा रहा होगा या मेमोरी डिवाइस के तौर पर यूज़ किया जा रहा होगा। इन फैक्ट द सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ मैनी इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स ऑन द बेसिस ऑफ विच कंप्यूटर वर्क्स। सॉफ्टवेयर कई तरह के होते हैं और उनको कैटेगराइज किया गया है कि किस तरह का सॉफ्टवेयर क्या काम कर सकता है। तो यहाँ पर 3 तरह के सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहले को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर दैट इज डिजाइन टू कंट्रोल एंड वर्क फॉर अ कंप्यूटर हार्डवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उनकी कंट्रोलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। When we start the computer, immediately the computer hardware comes into control of the software.
जैसे ही इस सिस्टम को हम ऑन करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर अपने सारे हार्डवेयर की कंट्रोलिंग इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को दे देता है। सॉफ्टवेयर एंड देन डज ऑल द वर्क इन इट्स कंट्रोल, और सारा काम फिर इसकी कंट्रोलिंग से होता है। Whatever work we want to get done by the computer, जो हमें काम करवाना है वो कंप्यूटर करता है। For that we give commands and programs to system software, तो हम वहाँ पर कमांड्स अपने या प्रोग्राम के थ्रू सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंफॉर्मेशन देते हैं और वो इंफॉर्मेशन आगे वो उन पर वर्क कराता है। इट गेट्स द वर्क बाय इशूइंग एप्रोप्रिएट कमांड टू द हार्डवेयर, और उसके अकॉर्डिंग वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है और हार्डवेयर काम करता है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज अ middleman between a user and a computer hardware। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इस तरीके से है कि ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर की लाइन, इसे हम कहेंगे अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर एसएस। ये यहाँ पर हार्डवेयर है और ये यहाँ पर यूज़र है। यूज़र ने कमांड दिया और सिस्टम सॉफ्टवेयर ने कंट्रोलिंग करके हार्डवेयर को बताया है कि उसे क्या करना है। यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर को नहीं बता पाता कि क्या करना है, किसकी मदद से बताता है, प्रोग्राम की मदद से। और उस प्रोग्राम को हार्डवेयर को कंट्रोल करना है या किसी और चीज़ को कंट्रोल करना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क कराता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट if not impossible for us to get a work done by the computer, because most of our time will be devoted in managing various parts of computer। हम लोग ज़्यादातर समय कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करने में अगर बिताते तो ये काम पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमने एक पहले सॉफ्टवेयर बनाया जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो हार्डवेयर को कंट्रोल करे, कैसे कब किस हार्डवेयर का काम है वो उसे डिसाइड करे और फिर उसे इन्फॉर्म करे कि आपका काम अब स्टार्ट हो गया। जैसे अगर हम अपनी बॉडी में बात करें तो हमारे पैरों का काम हमें मूवमेंट के लिए है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। हाथों का काम चीज़ों को उठाने में, खाना खाने में और दूसरी चीज़ों में है। फिर आंखों का काम देखने के लिए। इसी तरीके से हर हार्डवेयर का काम अलग अलग है, जो कि कंट्रोल कौन करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वो समझता है कि ये सॉफ्टवेयर किस काम के लिए डिज़ाइन किया गया है। फिर बात आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं या उन्हें कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, दूसरा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर कहलाता है। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग को ट्रांसलेट करने में मदद करते हैं, आगे इसके बारे में देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट, जैसे लिखा ही हुआ है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। दिस इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सच एज, ये सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए सारे पार्ट्स को कंट्रोलिंग का काम करता है। सीपीयू की कंट्रोलिंग, मेमोरी की, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। तो यहाँ पर आईपीओ जो है इनपुट आउटपुट और प्रोसेस, उसके साथ ही स्टोरेज, इन सबको कंट्रोलिंग देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। As soon as we start the system computer, it full control comes hand to the operating system। जैसे ही हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, सारी कंट्रोलिंग कौन ले लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेता है। It coordinate among all the parts of devices, which parts will do what at time। ये फिर कोऑर्डिनेट करता है समय समय पर उन हार्डवेयर से कोऑर्डिनेट करता है जिनकी ज़रूरत है प्रोग्राम के द्वारा आउटपुट दिलाने में। फॉर एग्जांपल, व्हाट विल बी कैलकुलेटेड बाय ALU। जैसे अगर हमने कुछ कैलकुलेशन के लिए दिया है तो वो ALU के पास जाता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो प्रोसेसर के अंदर होती है। What will be stored by the memory, और मेमोरी में स्टोर कराता है टेम्परेरी तौर पर या मेमोरी से इंफॉर्मेशन को लेता है। ये what will be printed by the printer, आउटपुट में दिखाने के लिए प्रिंटर का काम करता है या मॉनिटर की हेल्प लेता है। ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को मैनेज करता है और आपके द्वारा किए गए कमांड पर वर्क कराने के लिए अलग अलग हार्डवेयर को चूज करता है।
Whatever work we want to get done by the computer, the command for that is given to the operating system. ये जो काम हमको कराना है वो कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के द्वारा ही परफॉर्म कराया जाता है. It decided whether the command can be executed or not. ये भी डिसाइड करता है कि कमांड एग्जीक्यूट अभी होगा या नहीं होगा. If the command is executed, अगर command execute हो रहा है, it start executions, and if not, it send appropriate message to the user. The command is rejected. कभी कभी जो command user नहीं करने देता है यूजर को, वो काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हो रहा होता है. Generally, the operating system is initially loaded by the manufacturing company. ये ऑपरेटिंग सिस्टम चूँकि इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस कमांड समझने की वो कैपेबिलिटी होती है, तो इसको डिज़ाइन करवाया जाता है खास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा, जो कंप्यूटर की फील्ड में बहुत सारा काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे बहुत सारा वर्क कर रहे हैं. प्रेजेंटली मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर इन यूज. बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त वर्क कर रहे हैं. आप लोग ज़्यादातर वर्क विंडोज़ पर करते हैं. विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ एक्सपी, और उसके भी पहले विंडोज़ 98 जो थे पुराने वर्जन. तो ये विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा बनाया गया. फिर यूनिक्स है. यूनिक्स भी बहुत जगह पर यूज़ होता है. मैक ओएस है, मैक कंपनी द्वारा, मैकेन्टोश के द्वारा बनाया गया. यूनिक्स का ही ग्राफिकल वर्जन लिनक्स है. फिर एमएस डॉस सबसे पुराना टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, अभी भी कई जगह पर यूज़ होता है. जो कमांड प्रॉम्प्ट आती है आपकी, जहाँ पर आप केवल टाइप करके कमांड लिखते हो और वर्किंग होती है, दैट इज बेस्ड ऑन एमएस डॉस. Was also the famous operating systems that are not used in complete way now. आजकल हम लोग नहीं यूज़ करते. Snippet of these used now is Windows 7. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, ये Windows 7 की दिख रही है. Most of the modern computer run under various version of Windows operating system. आजकल जो हमारे सिस्टम ज़्यादातर वर्क कर रहे हैं इंडिया में, खासकर घरों में, वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वर्जन पर वर्क कर रहे हैं, जैसे 7 पर, 8 पर, 10 पर. फिर बात आती है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर की. कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं? कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम्स रन करते हैं सॉफ्टवेयर के तौर पर, और उन प्रोग्राम्स को लिखा जाता है यूज़र के द्वारा, और कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज के प्रोग्राम को समझता है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को समझता है. तो ये दोनों मदद करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर प्रोग्राम को कन्वर्ट करने में, कंप्यूटर को समझाने में, और कंप्यूटर के प्रोग्राम को हमको समझाने में. तो एक तरीके से ये ट्रांसलेटर का काम करते हैं, अनुवादक का काम करते हैं. यू नो दैट एवरी कंप्यूटर वर्क्स इन ओन मशीन लैंग्वेज. हर कंप्यूटर अपनी मशीन लैंग्वेज में वर्क करते हैं. ओनली कैन बी एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम रिटन इन दैट लैंग्वेज. केवल मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए बनाया गया है, और मशीन लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होते हैं मशीन लैंग्वेज के, वो 0 या 1 को समझते हैं. इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अस टू राइट एनी प्रोग्राम इन दिस. हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि 0 और 1 की फॉर्म में हम हर चीज़ को कोड करें पहले और फिर उसी फॉर्म में लिखें, बहुत मुश्किल है. इट इज़ देयरफॉर वी राइट अ प्रोग्राम इन स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसलिए हम अपने प्रोग्राम को अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हो उस लैंग्वेज में आपने लिखा उस प्रोग्राम को, और उसे ऑफ सिंपल वर्ड्स, एंड बिफोर गिविंग इट इन अ कंप्यूटर gets it translate done into the machine language by the computer. और अब आपका लिखा हुआ प्रोग्राम एक प्रोग्रामर की मदद से, एक प्रोग्राम की मदद से, जिसे हम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं, उसकी मदद से बदल जाता है किसमें? आपके मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में, और कंप्यूटर उसे समझ पाता है. और फिर जब वो प्रोग्राम दोबारा कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करके आउटपुट देता है, फिर वो अपनी ही लैंग्वेज में देता है, उसको दोबारा से कन्वर्ट करके हमारी लैंग्वेज में पहुंचाने का काम भी यही कंपाइलर या इंटरप्रेटर करते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर एक और चीज़ है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी स्टार्टिंग में, काफ़ी समय तक इसने अपना वर्क किया और आज भी करती है.
ये लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड और इंटरप्रेटर बेस्ड थी। द ट्रांसलेटर ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम विच लैंग्वेज कंप्यूटर मशीन इज डन, ट्रांसलेट करती है कंपाइलर की मदद से या इंटरप्रेटर की मदद से। पायलट कंपाइलर सी के लिए बोला जा रहा है कि कंपाइलर की मदद से वो प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करती है मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज से फिर आपकी लैंग्वेज में आउटपुट दिखाते हैं। इन एट द प्रेजेंट 100 of programming languages are in used for which them a separate compiler or interpreter is used। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अपना कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर वहाँ पर यूज होता है, जो कंपनी द्वारा खुद बनाया जाता है, जो लैंग्वेज बनाती है। यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस के नाम दिए गए हैं: बेसिक, लोगो, पास्कल, C++, जावा, गो, PHP etc. आर सम मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनको ज़रूरत होती है कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की। देयर इज़ अ स्पेशल डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। दोनों में एक खास डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। दोनों ट्रांसलेटर हैं, लैंग्वेज प्रोग्राम्स को बदलते हैं मशीन लैंग्वेज में। While the compiler translates the whole program into machine language in one go। कंपाइलर के बारे में बोला जा रहा है कि कंपाइलर जो प्रोग्राम लिखा गया होता है, अगर मान लिया 20 लाइन्स का प्रोग्राम है, तो उन 20 लाइन्स को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है लैंग्वेज की फॉर्म में। और अगर वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम होती है 20 लाइन्स में किसी भी जगह पर, तब ये प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करने देता, एरर दे देता है, बताता है किस लाइन में किस वर्ड पे प्रॉब्लम आ रही है, पहले उसे करेक्ट करें फिर ही ये प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट कर पाएगा। जबकि दूसरे में क्या है, अदर लैंग्वेज, वाइल द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट ओनली अ स्टेटमेंट एट अ टाइम। इंटरप्रेटर वहाँ पर एक स्टेटमेंट को या लाइन बाय लाइन कमांड को चेक करता है और एक एक कमांड को एग्जीक्यूट करता जाता है। चेक करने के बाद उसे इंटरप्रेट करता जाता है, मतलब परफॉर्म करता जाता है। और मान लिया अगर 20 सेम प्रोग्राम 20 लाइन्स का है, तो अगर फर्स्ट लाइन में कोई एरर नहीं है तो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगी, सेकंड लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगी। इस तरीके से मान लिया 7th लाइन में प्रॉब्लम है तो 7th लाइन से पहले 6th लाइन तक सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा, लेकिन 7th लाइन में जाकर एरर दे देगा। तो ये सब चीज़ें इंटरप्रेटर और कंपाइलर में बेसिक डिफरेंस है। पूरे प्रोग्राम्स में अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो कंपाइलर उसे रन नहीं करने देता, जैसे इंटरप्रेटर में जहाँ से पहले तक आपकी प्रॉब्लम नहीं है वहाँ तक प्रोग्राम को रन कराने देता है। फिर बात आती है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर थे, उसके बाद अब सिस्टम सॉफ्टवेयर ने सारा काम कर लिया, हार्डवेयर को कम्युनिकेट कराने लगा प्रोग्रामर से, वर्क अच्छे से चल रहा है, हार्डवेयर अपना वर्क कर रहे हैं। अब ज़रूरत पड़ी है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर, यूज़र को अलग अलग चीज़ें करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हम एप्लीकेशन कहते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन, मान लिया राइटिंग एप्लीकेशन में राइटिंग का काम होगा, प्रिंटिंग एप्लीकेशन में प्रिंटिंग का काम होगा, साउंड एप्लीकेशन में साउंड का काम होगा, वीडियो एप्लीकेशन में वीडियो का काम होगा, ग्राफिक एप्लीकेशन में ग्राफिक का काम होगा। यहाँ पर ड्राइंग और दूसरी चीज़ें चल रही होंगी। तो ये अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और उन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software are those software which are written or developed by the user to do some special work. For example, if a person program is developed by keeping account of the fee of the school, then the program will be called application software. एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर एक स्कूल को अपने अकाउंट को मेंटेन करना है, फीस के कलेक्शंस को समझाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो कहलाएगा एप्लीकेशन, क्योंकि किसी खास पर्पज के लिए वो बनाया जा रहा है। we can ourselves develop the application softwares or we can purchase it from the market। या तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को खुद भी बना सकते हैं या फिर हम उसे परचेज करते हैं इन द मार्केट। Such application softwares are generally available with the help of which we can do most of our work। इनकी मदद से हम ज़्यादातर अपना काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयरिंग लेटर्स, ड्राइंग पिक्चर्स, हम लोग लेटर्स को प्रिपेयर करना, पिक्चर्स को ड्रॉ करना, डू अकाउंटिंग, प्ले वीडियोस, गेम्स, प्रिपेयरिंग ग्रीटिंग कार्ड्स एंड सो ऑन। यहाँ पर हर काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं
और उनके कुछ नाम इस तरीके से हैं। एप्लीकेशन पैकेजेस आर देयर, जहाँ पर काम होता है। MS ऑफिस जो कि अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, इसीलिए उसे ऑफिस पैकेज भी कहते हैं। उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और दूसरी चीज़ें आती हैं जो अलग अलग काम के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ऑफिस में ही वो वर्क होते हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट उसको देखता है। तो MS ऑफिस ऑफिस के लिए डिज़ाइन किया गया एक एप्लीकेशन पैकेज जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। कोरल ड्रॉ एक ड्राइंग का एप्लीकेशन, वर्ड पैड राइटिंग का एप्लीकेशन, कैलकुलेटर ये कैलकुलेशन का एप्लीकेशन है जिससे हम वर्क कर सकते हैं। कैलकुलेटर की ये इंडिविजुअल भी बन के आते हैं, जैसे कैलकुलेटर को हम बाई कर सकते हैं शॉप से, और केवल कैलकुलेशन का वर्क करता है वो। ये कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर के तौर पर वर्क करता है और वहाँ कैलकुलेटर की तरह से एक डिवाइस दिखेगा और वहाँ पर हम वर्क कर सकते हैं। सब मेन एप्लीकेशन पैकेजेस आर इन कंप्यूटर रनिंग ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मेनली MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस। जो अभी हमने MS ऑफिस की पैकेज की बात करी उसके अंदर ये सब एप्लीकेशन आते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस एंड सो ऑन। क्या काम करते हैं? MS वर्ड का काम है, इट इज़ द वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। ये वर्ड के ऊपर प्रोसेस करता है, लेटर्स, नंबर्स, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके सेंटेंस बनाता है, फिर पैराग्राफ एंड सो ऑन। With the help of you can prepare text-based documents like letter लिखना, essay लिखना, report लिखना, etc. ये इसके लिए हम लोग MS Word का यूज़ करते हैं जब हमें राइटिंग का वर्क करना होता है। In this, the document is printed exactly the same as it is visible on. इसमें ऐसा ही दिखता है जैसा आप लिख रहे हो, वैसा ही यहाँ पर दिखाई पड़ता है। Screen on this, you can modify the content of your documents according to your choice. इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं आप इसमें। एंड एज मैनी कॉपीज ऑफ यू नीड, और जितनी चीज़ें आपने लिखी हैं उतनी कॉपीज आप उसकी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इन दिस पैकेज कैन ऑल्सो बी सेव्ड एज अ फाइल, और अगर आपको बाद में भी उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है जो आपने लिखा है तो आप उसे मेमोरी में सेव करके रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उसकी दोबारा से प्रिंटिंग या उस कॉपी को दूसरे डिवाइसेस में आप स्टोर कर सकते हैं। MS एक्सेल, एक्सेल का अगर मैं वर्ड को बताऊं तो एक्सीड सेल, सेल जो होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पर आपको ये सर्किल के अंदर ग्रीन कलर के कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे। सेल्स एक्सेल में सेल्स के अंदर ही डेटा को लिखा जाता है या स्टोर किया जाता है। हर सेल एक फाइल की तरह से काम करती है। मान लिया अगर 2000 सेल है तो 2000 फाइल्स है, लेकिन सेल की एक लिमिट होती है कि उस सेल के अंदर आप कितना डेटा लिख सकते हैं, कितनी स्टोरिंग कर सकते हैं, ये है। और उन सेल के नंबर्स को आप बढ़ा सकते हैं। मान लिया 1000 सेल्स हैं और फिर आप उसे 2000 करना चाहें तो कर सकते हैं। उनकी भी एक लिमिट होती है, पर आप सेल्स के अंदर लिखते हैं तो डेटा आप ज़्यादा लिख सकते हैं, कलेक्शन एक जगह पर रहता है, आपको आसानी होती है। MS एक्सेल बनाया गया था एक और ख़ास पर्पज़ के लिए। यहाँ पर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर भी कुछ कुछ फंक्शंस, मैथ के फंक्शंस की मदद से यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। डेटा जो आपका होता है उसके ऊपर कैलकुलेशन करके फार्मूले लगाकर अपने आप करेक्शंस करा सकते हैं, डेटा के अंदर चेंजेस करा सकते हैं। MS एक्सेस का यूज़ जो किया जाता है वो डेटा को स्टोर करके बाद में नेटवर्किंग के लिए उसे यूज़ करने के लिए किया जाता है। इसको हम DBMS भी कहते हैं, DBMS, और इसके आगे हम R भी लगा देते हैं। DBMS का फुल फॉर्म पहले मैं बताऊं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा पर बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स है। जो आपको डेटा सर्च करते हो, जैसे गूगल पे आपने सर्चिंग करी, डेटा आपने लिखा, वहाँ पर इंफॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए और फिर आपने सर्च पर क्लिक कर दिया और वो आपको उससे रिलेटेड डेटा दिखाने लगता है। ये कहलाता है रिलेशनल, किसी खास चीज़ से रिलेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपको कहीं से डेटा कलेक्ट करके दिखाना स्टार्ट करता है। डेटा कहाँ रखा हुआ है, कि कैसा डेटा आपको देखना है, वो सारा यहाँ से मैनेज किया जाता है। इसीलिए इसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। MS एक्सेस की तरह से वो वर्क कर रहा होता है, या उस कॉन्सेप्ट पे ये वर्क कर रहा होता है।
यहाँ पर क्वेरीज होती हैं जो आपने लिखा था, रिपोर्ट आपको देता है, फॉर्म बनाता है जहाँ पर आप फिलिंग करते हो, कभी कभी आप किसी सॉफ्टवेयर पर क्लिक करते हो और वहाँ पर आपसे डिटेल मांगता है, वो डिटेल देने के बाद, या लॉगिन पेज जिसे हम कहते हैं, वो फॉर्म पेज है, जब आप उसे फिल कर लेते हो तभी आप उसके अंदर के फीचर्स को देख पाते हो। अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तीसरे तरह के सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनमें बेसिकली चीज़ों को मैनेज करना, कंप्यूटर के फंक्शंस को और अच्छा करना, उसके लिए बनाए गए हैं। कभी कभी सिस्टम आपका प्रॉब्लम्स देने लगता है, एरर्स दिखाने लगता है, और उसको ज़रूरत होती है एंटीवायरस की। नॉर्टन एक कंपनी है जो एंटीवायरस बनाती है, अमांडा, ऐसे ही और दूसरी कंपनीज हैं जो ये एंटीवायरस बनाती है। नॉर्टन एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी जो है, उसने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें कि वायरस से रिलेटेड, वायरस को कैसे रिमूव किया जाए, करेक्ट किया जाए, वो देखता है। अगर ज़रूरत पड़ती है डैमेज फाइल को करेक्ट करने की, अगर हो सकती है तो करेक्ट करता है, वरना उसे डिलीट कर देता है आपके सिस्टम से, और आपका सिस्टम अच्छे से फंक्शनिंग करने लगता है जो ख़राब हो चुकी थी। स्पीड आपकी अच्छी कर लेता है। या फिर आपकी मेमोरी को जो एक्स्ट्रा गार्बेज वैल्यूज़ हैं, ख़राब इधर उधर की वैल्यूज़ हैं, फालतू वैल्यूज़ जिसे हम कहते हैं, उन्हें रिमूव करके आपके लिए स्पेसेस बनाता है। ये काम करता है एंटीवायरस। एंटीवायरस बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं, जिनमें मैंने नॉर्टन की बात करी। नॉर्टन भी एक कंपनी है जो वायरस को रिमूव करने के लिए बनाई गई है। अमांडा, दिस इज अ कंप्यूटर achieving tool which was known as Advanced Maryland Automatic Network Disk Achiever, Amanda का full form. This is able to back up data residing on the multiple computer on a network. ये आपके डेटा का बैकअप अपने सिस्टम से लेता है सर्वर पे, ताकि अगर आपके सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डेटा आपका सुरक्षित हो पाए और दोबारा से आप अपना डेटा ले सको। तो ये जब आप एंटीवायरस चलाते हो किसी सिस्टम्स में, तो अक्सर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स भी जो करप्ट हो गई होंगी उसे डिलीट कर देता है। तो उससे पहले आपको उसका बैकअप लेना ज़रूरी होता है। मान लिया कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स एंटीवायरस डिलीट कर दे जिसकी आपकी ज़रूरत थी, भले आप वो इन्फेक्टेड ही क्यों ना हो, आप उसे देखना चाहते हो तो बैकअप फाइल्स के थ्रू आप उसे देख सकते हो। और ये काम कुछ कंपनीज जो बैकअप के लिए डिज़ाइन की गई हैं वो अमेंडा है। तो बैकअप फीचर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, करेक्शन फीचर्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। फिर आता है एक और बात मैं बताऊं कि यूटिलिटी हार्डवेयर भी होते हैं जो अलग अलग काम कराने के लिए हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और उनका वर्क होने के बाद उन्हें हटाकर रिमूव करके ले जाते हैं, उन्हें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कैमरे से आपने पिक्चर्स खींची और कंप्यूटर के अंदर अटैच करके उसके अंदर करेक्शंस किए या स्टोर कराया, तो यूटिलिटी आपको दे रहा है, एक खास फंक्शन दे रहा है कि आप बाहर की पिक्चर्स को अंदर डाल सकते हैं कैमरे की मदद से। प्रिंटर को लगाया और प्रिंट आउट ले लिया, तो प्रिंटर की मदद ले रहे हैं आप प्रिंट आउट लेने में, ये भी यूटिलिटी हार्डवेयर के तौर पर यूज़ होगा। तो वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर से अटैच होकर किसी काम के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम यूटिलिटी हार्डवेयर कहते हैं। अभी सॉफ्टवेयर आपने देखा था कि एंटीवायरसेस हो गए या बैकअप डिवाइसेस हो गए, बैकअप सॉफ्टवेयर्स हो गए। अब थर्ड नंबर पे आता है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये दोनों का मिक्सचर, जैसे हाइब्रिड हम कहते थे, वहाँ पर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में जिसमें एनालॉग और डिजिटल के बाद में एक आता था एनालॉग और डिजिटल दोनों पर वर्क करने वाला, ऐसे ही यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कंबाइन एक अगर हम बताएं तो उसे हम कहते हैं फर्मवेयर, जहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इन विच सम प्रोग्राम्स आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड, जहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स पहले से रिकॉर्डेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ डीवीडी ऑफ अ गेम, मान के चलिए डीवीडी है गेम की, विच यू परचेज फ्रॉम द मार्केट इज अ फर्मवेयर। जो आप मार्केट से लेते हो उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। दिस इज अ डीवीडी हार्डवेयर और विच अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सॉफ्टवेयर इज स्टोर्ड, वहाँ पर कुछ
इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फॉर प्लेइंग अ गेम, जो गेम को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। मेमोरी चिप, आईसी, रोम आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फर्मवेयर। लेकिन जब आप उस हार्डवेयर को साथ में लगाते हो तो वो वर्क करता है, गेम अपने आप रन नहीं करता, आप उसे आगे या पीछे चलाते रहते हो, स्टेजेस पार करते रहते हो, तो सॉफ्टवेयर की मदद से चलता है। हार्डवेयर में पहले से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, उसे हम कहेंगे फर्मवेयर। इसी तरह मेमोरी चिप्स, आईसीज जो हैं वो भी इंस्ट्रक्शंस पर वर्क करती हैं। रोम है, रोम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती है चेक करना कि हार्डवेयर कौन कौन से अटैच हैं आपके सिस्टम्स में, उनकी इंफॉर्मेशन लेना, ये फर्मवेयर की तरह से काम करते हैं। लाइववेयर और ह्यूमनवेयर, ऑल द पर्सन हु वर्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम्स आर कॉल्ड ह्यूमनवेयर और लाइववेयर। जो कंप्यूटर सिस्टम से काम करते हैं वो पर्सन या यूज़र कहलाते हैं लाइववेयर, वो बनाते हैं लाइववेयर। Any computer having both hardware and software can either run on itself, neither run on itself, nor can do any work. कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर भी अपने आप चल नहीं सकते, अपने आप वर्क नहीं कर सकते, उनको एक और चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन या यूज़र, जो उन्हें चलाने या रन कराने का काम करता है। ऑलवेज नीड टू रन इंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेन देम। ऑल दोज पर्सन्स हु आर related to computers are called humanware और liveware। जो उसे लाइव कराते हैं या ह्यूमन जो उसे चलाते हैं उन्हें हम कहते हैं ह्यूमनवेयर या लाइववेयर। द पर्सन may be a hardware engineer, system analyst, programmer और simply a computer operator। वो हो सकता है हार्डवेयर इंजीनियर हो सकता है जो हार्डवेयर को रिपेयर करके उनके फंक्शंस को चलाने का काम करता है। सिस्टम एनालिसिस्ट हो सकता है जो सिस्टम को एनालिसिस करता है कि सिस्टम में कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, कैसे उसे रिमूव किया जाए। प्रोग्रामर हो सकता है जो प्रोग्राम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और सिंपली कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, सर्वर की तरह से काम कर रहा है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, दैट इज सिस्टम ऑपरेटर। या यूज़र जो एक सिस्टम को चलाने का काम कर रहा है, दिस इज नोन एज ह्यूमनवेयर और लाइववेयर। Last part, fifth part is called skinware. External surface of computer hardware which we can see with our eyes and touch with our hand is called skinware. ऐसे हार्डवेयर एक्सटर्नल सर्फेसेस जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं with our hand, these are known as skinware, such as CPU cabinet, external surface of keyboard, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, इनकी एक्सटर्नल सरफेस, बाहर की सरफेस को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो जिसको हम टच कर सकते हैं उस तरह के कंप्यूटर के डिवाइसेस में हम कहेंगे स्किनवेयर। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये पांचों पार्ट्स के बारे में लिखना है, उनके नोट्स तैयार करने हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। फिर सॉफ्टवेयर के अंदर 3 तरह के सॉफ्टवेयर्स और उन सॉफ्टवेयर्स में सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर 2, जिसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है 2 लाइन्स 3 लाइन्स में। इसके अंदर अगर कोई चीज़ लिखनी है आपको 3 लाइन्स 2 लाइन्स में लिखना है तो 5 पॉइंट्स वो, और उनके अंदर अगर आप 3 पॉइंट्स में मेंशन कर पाएँ तो वो। ओके, हैव अ नाइस डे।